नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक भुरेला ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा, उसको याद नहीं हो रहा, वो ध्यान लगाना चाह रहा है लेकिन ध्यान नहीं लग रहा बच्चों का, बार बार ध्यान भटक जाता है। बच्चे को हम याद करा रहे हैं, वो भूल जाते हैं। बच्चे को हम बार बार फोर्स करना पड़ रहा है आज के दिन उसको पढ़ने के लिए। कुछ बिहेवियर्स, कुछ हैबिट्स ऐसी फॉर्म हो गई हैं जिसकी वजह से बच्चा अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा और वो ट्रबल फेस करेगा, ये आपको फ्यूचर अभी उसका दिख रहा है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए क्या किया जाए, तो हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। ये ऑनलाइन वर्कशॉप थी, ब्रेन एक्सलेंस वर्कशॉप। तो कुछ लोगों ने वो वर्कशॉप उस वक्त वो अटेंड नहीं कर पाए, तो दे आस्क मी कि अगर मैं उसकी वीडियो शेयर कर पाऊँ जिससे कि वो दोबारा समझ पाएँ कि ब्रेन की फंडामेंटल्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है, कैसे याद रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। हर एक मिनट के बाद आपको कुछ नया समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो स्टे विद अस, वॉच टिल एंड। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेमोरी ट्रेनिंग, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आप फेस कर रहे हैं और सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ब्रेन एक्सलेंस लैब उसमें आपकी पूरी मदद कर सकता है। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए इस वीडियो को। आप सभी का उम्मीद करता हूं सभी अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। चलिए, धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे दैट विल हेल्प अस टू बूस्ट कंसंट्रेशन पावर। और इस एक्सरसाइज को मैंने सैकड़ों नहीं शायद हजारों बार खुद प्रैक्टिस भी किया है और बच्चों को भी कराया है, और उम्मीद करूंगा आप सभी भी इसको बिल्कुल उतनी ही ईमानदारी से प्रैक्टिस करें। चलिए, कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। 1 मिनट एक्सरसाइज है। आपको आराम से स्टेबल पोजीशन पे बैठ जाना है। अगर आप कमर सीधी रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सहारा लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी रहे लेकिन बैक दीवार पे या कुर्सी पे कहीं पे सपोर्ट उसको मिल जाए। उसके बाद आपको अपनी आईज को धीरे धीरे क्लोज करना है। एक लंबी गहरी सांस लेनी है। अपने राइट हैंड की हथेली को सामने लेके आना है। आपने पूरे फोकस को, पूरे ध्यान को अपने राइट हैंड की हथेली पे लेके आना है और इमेजिन करना है कि आपके हाथ की हथेली के ऊपर एक ऑरेंज बना हुआ है, एक ऑरेंज रखा हुआ। आप ऐसे समझ के चले कि आपके राइट हैंड की हथेली पे एक ऑरेंज रखा हुआ है। आपने एक ऑरेंज को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इमेजिन करें, देखिए ऑरेंज का साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है। फिर ऑरेंज को हल्का सा दबाएं, उछालें और सिर पर रखें। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है। मैं एक्सरसाइज आपको प्रॉपर तरीके से कराता हूँ। चलिए, कमर सीधी करेंगे हम सभी। मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी सांस लें। राइट हैंड की हथेली को सामने लेके आए। अपनी एकाग्रता को, अपने कंसंट्रेशन को अपने हाथ की हथेली पे लाएं और सोचिए, कल्पना कीजिए आपके हाथ की हथेली पे एक ऑरेंज रखा हुआ है। देखिए ऑरेंज का साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है। महसूस कीजिए ऑरेंज का वेट क्या है, कितना भारी है ऑरेंज। हल्का सा दबा के देखें, वो सॉफ्ट है या टाइट है, ठंडा है या गर्म है। हल्का सा दबा के देखें। ऑरेंज को एक बार हवा में उछालेंगे और कैच करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, ऑरेंज को हवा में उछालेंगे और कैच करेंगे। धीरे धीरे ऑरेंज को ऊपर ले जाएंगे, अपने सिर के बीच में रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे। धीरे धीरे ऑरेंज को ऊपर ले जाएं, अपने सिर के बीच में रखें, बैलेंस बनाएं। ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए। कीप योर आईज क्लोज, आंखें बंद रखेंगे। ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए।
बैलेंस बनाए, जब ऑरेंज आपके सिर पे रखा होगा तो आप कैसे दिखाई दोगे? 3 डायमेंशन में आपको देखने की कोशिश करें। आप लेफ्ट से कैसे दिखाई दोगे, राइट से कैसे दिखाई दोगे, फ्रंट एंड बैक से कैसे दिखाई दोगे? बैलेंस बनाए, ऑरेंज से गिरना नहीं चाहिए। सभी चीजों को बैलेंस बनाते हुए एक बार जब पिछले ब्रेक से पहले जो जो बातें हमने इस सेशन में की थी उन सभी चीजों को याद रखें, आंखों को बंद रखें, सर को ऑरेंज पे बैलेंस बनने दें। कीप योर आईज क्लोज। कीप योर आईज क्लोज, बैलेंस बनाए। और जब ये सेशन पहले स्टार्ट हुआ था ठीक 11 बजे, तब आपने स्क्रीन पे क्या क्या देखा था, हमने किस किस तरह की बातें की थी, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने की थी, उन सभी चीजों को याद करने की कोशिश करें। बैलेंस बनाए, ऑरेंज से गिरना नहीं चाहिए। इन सभी चीजों को याद करते हुए धीरे से आईज ओपन करेंगे और सामने देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड some theoretically important facts about human mind। अब देखिए दोस्तों, ह्यूमन माइंड तीन तरह से 3 स्लैब्स में डिवाइडेड होता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका वो माइंड है जहां आप अपनी सभी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आपने देखा, सुना, समझा, चखा, सूंघा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा कैप्चर की जाती है। कॉन्शियस माइंड ही आपको रैशनली रीजनिंग के साथ सोचने पे हेल्प करता है कि आप कोई भी चीज में लॉजिक और रीजन कितना इन्वॉल्व कर पाएंगे। ह्यूमन माइंड में कॉन्शियस माइंड ही ऐसा माइंड है जो साइकोथेरेपी के साथ डाटा को एनालाइज कर पाता है। जितना भी लोग आपको कोई भी बात समझाते हैं या आप किसी को कुछ समझाते हैं तो वो उसके कॉन्शियस माइंड में जाती है। यहाँ पे साइकोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। साइकोथेरेपी सिंपली व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये साइकोथेरेपी का पार्ट है। व्हाट इज प्रॉफिट व्हाट इज लॉस, ये साइकोथेरेपी का पार्ट है। हम बच्चों को बहुत कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता। हम खुद पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं, लेकिन वो भी हमें याद नहीं रहते बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड का स्पेस बहुत थोड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए अपने घर से अपने ऑफिस या अपने स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी गाड़ी देखते हैं, रास्ते में बहुत सारी व्हीकल्स आपके आसपास से गुजरती हैं, बहुत सारी आवाजें आपकी गाड़ी के अंदर होती हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद, इन सभी इंफॉर्मेशन के बावजूद आप जब स्कूल पहुंचते हैं तो आपको बहुत कम याद रहता है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से धीरे 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 डिलीट हो चुकी होती है। यस और नो? काइंडली रिप्लाई यस और नो। यस, थैंक यू कृति। अब हमारा ब्रेन याद नहीं रख पाता, जबकि मैंने जो देखा वो मुझे याद रहना चाहिए, जो मैंने सुना वो मुझे याद रहना चाहिए, जो मैंने समझा, जो मैंने चखा, वो सब मुझे याद रहना चाहिए। लेकिन हमने परसों क्या खाया था हमें ये भी याद नहीं होता, हमने कल क्या खाया था कई लोगों को ये भी याद नहीं होता, उसका टेस्ट तक याद नहीं है। क्यों हमारी मेमोरी इतनी कम हो गई है? क्योंकि हम हमें इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा कि हम सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करें, जबकि हमारे पास एक और ऑप्शन है। सबकॉन्शियस माइंड
वो माइंड जो एक हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है, जहां पे आपके सारे बिहेवियर प्रोग्राम्ड है, जहां पे आपकी हैबिट प्रोग्राम्ड है। आप कब किस बात पे कैसे बोलोगे, कब किस बात पे कैसे बिहेव करोगे, किस चीज को आप सीरियस लोगे, किसको नहीं लोगे, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम होती है। यहीं पे आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, आपके पैदा होने से पहले से लेके अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ दोस्तों कि सिडनी सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहां पे एक प्रेग्नेंट गाय को, जो 6-7 महीने प्रेग्नेंट थी, उस गाय को एक बाड़े में रख दिया गया, और बाड़े की जो फेंसिंग होती है, जो बाड़ होती है, उसके अंदर करंट छोड़ दिया गया, इतना कि उसको झटका लगे, इतना ज्यादा भी नहीं, वोल्टेज इतनी हाई भी नहीं थी कि वो मर जाए या बहुत ज्यादा सीरियसली डैमेज हो। और उस फेंसिंग के पीछे रख दिया चारा। तो अब गाय चारा खाने के लिए आगे बढ़ती, उस तार से टकराती, करंट लगता, शॉक लगता, गाय पीछे हो जाती। 1-2 बार और गाय ने ऐसे ही कोशिश की और फिर वो पीछे हो गई। कुछ महीनों बाद डिलीवरी होती है, उसका बछड़ा, मतलब जो भी कब पैदा होता है, जो भी बछड़ा बछड़ी पैदा होता है, उसको भी ऐसे ही खड़ा किया जाता है। चारा वहां पे अपोजिट साइड में रखा जाता है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब वो भी, होना तो ये चाहिए कि वो भी चारा खाने के लिए वहां पे जाए, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए उस बछड़े ने चारे की तरफ आगे कदम बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि उस तार को देख के उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बचपन में, उसके प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, तभी बैठ गई थी कि ये चीज उसके लिए सही नहीं। जनरेशन टू जनरेशन ह्यूमन स्पीसीज ने जितना इवोल्व किया है अपने आप को, आज हमारे बच्चे वो जानते हैं जो हम नहीं जानते थे, और जो हमारे लिए सरप्राइजिंग होता है कि हम जब छोटे थे तब हमें तो ये पता नहीं था। आज वो कर पाते हैं जो हम नहीं कर पाते थे, हम वो सोच लेते हैं जो हम नहीं सोच पाते थे। मेरा बच्चा खुद 2.5 साल का है और 2.5 का भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके पास वो बातें हैं, वो एक्टिविटीज हैं, वो तर्क हैं, ठीक है, जो मेरे लिए 2.5 साल के बच्चे को देख के सरप्राइजिंग होता है कि इतना जल्दी इतना कैसे हो गया। अगर मैं एक ब्रेन ट्रेनर ना होता तो मेरे लिए वो बड़ी हैरानी की और शायद खुशी की भी बात होती। लेकिन एज अ ब्रेन ट्रेनर, बिकॉज उनकी मदर भी ब्रेन ट्रेनर है, उनके फादर भी है, जेनेटिकली वो चीजें भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी प्रैक्टिस होती रही है, तो वो ट्रांसफर हुई, और उसका सीधा प्रभाव हमें बच्चे की ग्रोथ में देखने को मिलता भी है। दोस्तों, कोई भी बच्चा, आप, मैं या हमारे बच्चे, पैदा होने से पहले से सीखना शुरू कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, और वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। इसमें अनलिमिटेड स्पेस होता है, मतलब इंटरनेट, www वर्ल्ड वाइड वेब पे जितनी जानकारी है, वो सारी भी अगर एक इंसान याद कर ले तो भी उसका दिमाग खाली ही रहेगा, उसके पास बहुत सारा स्पेस खाली रहेगा जिसमें वो और भी नई चीजें सीख सकता है। लेकिन हमें लिमिटेशंस में बांध दिया जाता है कि इतना ही कर सकता है। एक बच्चा अगर मान लीजिए 5th-6th क्लास के अंदर 60% नंबर लेके आता है, 7th में भी 60-65% नंबर लेके आता है, 8th क्लास में उससे ये उम्मीद की ही नहीं जाएगी कि वो टॉपर बनेगा। उसको यही कहा जाएगा कि बेटा तू इतना ही कर ले, इतना ही तुझसे होगा, यही तेरे बस की बात है। जबकि उस बच्चे के ब्रेन में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अगर सही तरीके से उसको गाइड किया जाए तो। आपकी सारी फीलिंग्स, आपके इमोशंस यही होते हैं। आप हिप्नोसिस के द्वारा हम आपकी मन के अंदर बैठी गहराई की गहराई, छोटी से छोटी बात को भी जान सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में वही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जिस इंफॉर्मेशन में इमोशन कनेक्ट होता है। इसका एक एग्जांपल आप इस बात से लीजिएगा कि आपने लास्ट पढ़ाई जो भी की होगी, ग्रेजुएशन, 10th, 8th, 5th, कुछ भी, पोस्ट ग्रेजुएशन, उस वक्त आपकी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, या तो उनमें से ज्यादातर बच्चों के चेहरे और नाम आप भूल गए हैं, या शायद आपको इक्का दुक्का ही याद आ रहा है, राइट?
और अगर मैं ये आपसे पूछूं कि 5th क्लास में, मतलब अगर आप आज कॉलेज में, आज आप जिस एज में हैं एज ए पेरेंट हैं, और आपने आज से 5 साल 10 साल पहले कॉलेज पास किया होगा, उससे भी 10 साल पहले जब आप 5th क्लास में थे, तब आपका किसके साथ झगड़ा हुआ था या आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो आपको याद होगा कि छोटी से छोटी उम्र में भी कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ होगा, एक दोस्त हुआ होगा, बहुत अच्छा खास दोस्त अपना होगा बचपन में, या झगड़ा हुआ होगा, तो आपके ब्रेन में वो मेमोरी अभी भी स्टोर होगी। रीजन बीइंग, वो इंफॉर्मेशन एक इमोशन के साथ आपके दिमाग में गई थी, और जब भी किसी जानकारी के साथ आप इमोशन को कनेक्ट कर देंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और वो बन जाएगी परमानेंट मेमोरी। याद रखिएगा। तो बच्चों को जो पढ़ाना है उसमें इमोशनल अटैचमेंट लानी बहुत जरूरी है। अगली वर्कशॉप में, अगले सेशंस में, या फिर आप हमारे स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इसको कैसे इंप्लीमेंट प्रैक्टिकल करना है ये भी सीखने को मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 5 सेंसेस हैं आप सभी के पास। इन सेंसेस से आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, उस जानकारी को, उस घटनाक्रम को हम इवेंट का नाम देते हैं। ये आज जो ये वर्कशॉप हो रही है, ये भी एक इवेंट के तौर पे आपके अंदर, आपके दिमाग में चल रही है। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, आप सभी से प्लीज जवाब दीजिएगा कि आप में से किस किस व्यक्ति को ऑरेंज सर पे फील हुआ था जब मैंने वो एक्सरसाइज कराई थी। ईमानदारी से बताइए, आप में से किस किस व्यक्ति को ऑरेंज फील हुआ था। आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में यस कह सकते हैं, आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आप में से किस किस व्यक्ति को जब ऑरेंज रखवाया गया था तो ऑरेंज सिर पे इमेजिन हुआ था? प्लीज रेज योर हैंड, और यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ फॉर अ मिनट, और आप यस या नो में भी जवाब दे सकते हैं। मधुमंगल जी, थैंक यू सो मच, आपको हुआ था। और कोई? पद्माश्री मैम, हुआ था? सर थोड़ा मेरा लेट हो गया ज्वाइनिंग, तो वो एक्सरसाइज खत्म हो गया आपका। कोई बात। ओके। जिस जिस व्यक्ति को ऑरेंज इमेजिन हुआ था, तब से लेके अभी तक 2 लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया है। एक मधुमंगल ने, और दूसरा दिया है मुझे चैट में कृति ने। ठीक। तो जिन 2 लोगों को ये ऑरेंज इमेजिन हुआ था, प्लीज मुझे बताएं, ऑरेंज सिर पे रखने के बाद आंखें खुलने से लेके अभी तक पिछली 20 मिनट में हमने जो जो डिस्कशन किया है, उसके अलावा, जो भी टॉपिक का सेशन में हो, उसके अलावा क्या आपके दिमाग में कोई बाहर का ख्याल आया? हो सकता है आपके दिमाग में ऑरेंज का कुछ कई बार आया हो, उसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या ऑरेंज और इस टॉपिक जो स्क्रीन पे हो रहा है, इसके अलावा कोई और ख्याल, कोई और विचार आपके दिमाग में आया? गिव मी रिप्लाई प्लीज, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी लोगों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। कृति मैम कहते, मधुमंगल जी कहते हैं नहीं। कृति मैम, कृति मैम कहते हैं नहीं। तो ये दोनों जिन्होंने ऑरेंज को इमेजिन किया है, मेरे साथ इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली किया है, पिछले 20 मिनट से इनके दिमाग में सिर्फ मेरी बातें हैं, मेरे टॉपिक को वो ध्यान से सुन रहे हैं, जो भी डिस्कस हो रहा है स्क्रीन को देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक इंसान एक दिन में जहां 55 से 60 हजार थॉट लेके आता है, हर मिनट उसके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते हैं। पिछले 20 मिनट से इनके दिमाग में सिर्फ 2 ही थॉट होंगे, या एक होगा तो वो पढ़ाई का होगा जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और दूसरा होगा तो ज्यादा ऑरेंज होगा। और पिछले 20 मिनट से मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन दोनों ने अपनी गर्दन को और अपनी कमर को सीधे रखा है। जिस चीज के लिए आप अपने बच्चों को बार बार बोलते हैं, ध्यान लगा के पढ़ो, कमर सीधी रख के पढ़ो, फोकस करो, ठीक है, लेट के मत पढ़ो, कॉन्शियसली वो इस बात को नहीं समझते, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को एक कमांड दी गई कि ऑरेंज गिरना नहीं चाहिए, कमर सीधी रहनी चाहिए, ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए।
तो सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो कर रहा था और पिछले 20 मिनट से वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था कि भैया मुझे यही चाहिए। नो मैटर आपको पेन हो रहा हो, नो मैटर आप परेशान हो, ब्रेन आपको वही करने के लिए बोलेगा जो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपका अवचेतन मन है, जिसकी आवाज अगर आपने सुननी शुरू कर दी या जिसको आपने अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लाइफ में कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। एक बच्चे को 20 मिनट बिना इधर उधर देखे सामने बैठा पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और रेगुलर अभ्यास से, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज बताइए मैंने कंसंट्रेशन के लिए, लेकिन इस एक एक्सरसाइज को अगर आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, जब भी कोई नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना हो, गाड़ी चलानी हो, खाना खाना हो, कुछ भी करना हो, इवन वीडियो गेम खेलना हो, आप दोस्तों करके देखिएगा। धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन का स्पैन बढ़ता जाएगा, 20 मिनट से 25, 25 से 30, 30 से, और 1 से 1.5 महीने के अंदर आप 2 घंटे तक की कंसंट्रेशन अचीव कर पाएंगे। मतलब अगर आप पढ़ने बैठे हैं 2 घंटे तक, आप या आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स का ध्यान सिर्फ उस टॉपिक पे रहेगा, किसी और चीज पे नहीं। इवन आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अचीव करना चाहते हैं, और वहां भी आप चाहते हैं आपके मन में कोई और विचार ना आए, और इन सिर पे रख के एक बार ये एक्सरसाइज कर लीजिए, और आप पाएंगे कि आप बहुत हद तक मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल को अचीव करेंगे जो शायद अब तक अनछुआ था आपके लिए। तो यहां तक हमने अभी तक समझा है कंसंट्रेशन को, हमने समझा है कि इंटरेस्ट ना हो, और बच्चों का इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं होता, उसका कारण क्या हो सकता है। एक कारण हमने समझा, ब्रेन बैलेंस ना होना। अब हम समझते हैं दूसरा कारण। कोई भी इवेंट 5 सेंसेस से गैदर होता है। इवेंट का मतलब है आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी है, आप उसको एक घटना के तौर पे ही याद रखें। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, तो आपके दिमाग में वो एक घटना के तौर पे होगा, मैं वहां गया था, ये किया था, वो देखा था, ये खाया था, ठीक है, ये महसूस हुआ था, बुरा लगा था, अच्छा लगा था, बट सो एवर इट वाज, बट ये घटना के तौर पे हुआ। तो होता ये है कि हमारे इन 5 सेंसेस से जानकारी जो है वो हमारे, ये जानकारी को हम गैदर करते हैं, इसे हम परसेप्शन बोलते हैं, कि किसी चीज को लेके हमारा नजरिया क्या है। कोई चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है, कोई चीज आपके लिए बुरी हो सकती है, ये आपका इंडिविजुअल परसेप्शन है कि आप उस घटना में क्या देखते हो। वो पुरानी कहावत है ना, गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, ये भी परसेप्शन का पार्ट है कि एक ही सिचुएशन को 2 लोग अलग तरीके से देखते हैं। अब होना ये चाहिए कि ये सारी जानकारी से, इन 5 सेंसेस से जानकारी सीधा आपके ब्रेन में जानी चाहिए, और वहां पे एक इवेंट बनना चाहिए। घटना कैसे याद रही? देखिए, अगर मैं आपको आपकी शादी के इवेंट की बात पूछूंगा, मैरिड कपल जो हैं, आपसे पूछूंगा या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड से पूछूंगा, एक ही घटना को 2 अलग तरीके से बताया जाएगा। सेम वर्ड टू वर्ड, सिचुएशन टू सिचुएशन दोनों नहीं बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एग्जैक्टली हुआ था और जो आपके दिमाग में है या आपके पार्टनर के दिमाग में है, वे 2 अलग चीजें हुई। इसलिए यहाँ पे एक नया इवेंट क्रिएट हुआ जो हमारे दिमाग में बना, और ये इस नए इवेंट को हमने नाम दिया है E2, इवेंट नंबर 2, जो कि एक अलग ही वर्जन है इवेंट नंबर 1 का। अब ये अलग वर्जन होना तो ये चाहिए कि जो E1 है वो E2 की तरह होना चाहिए, या E2 E1 की तरह होना चाहिए। जो देखा, जो सुना, एज इट इज वो याद होना चाहिए, वही समझना चाहिए। जो सूंघा, जो चखा, जो लिखा, जो किया, जो महसूस किया, वो सब कुछ दिमाग में होना चाहिए जैसे था, वास्तविकता जो थी, रियलिटी जो थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और होता क्यों नहीं है? एक छोटी सी समस्या जिसे कहा जाता है DDG। माफी चाहूंगा, सेशन थोड़ा सा लंबा चल रहा है, हमने 12 बजे तक का टाइम दिया था। अगर आप लोगों को समस्या है तो आप लीव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं अगले 10 मिनट, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। हेलो, एनीवन? शुड आई कंटिन्यू? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये डीडीजी जो यहाँ लिखा हुआ ना, ये आपकी हर बीमारी की वजह है, हर प्रॉब्लम इसी की वजह से।
हर तो नहीं कहूंगा, लेकिन 99% प्रॉब्लम्स आपके जीवन में इस डीडीजी की वजह से होती है। क्या है ये बीमारी, समझते हैं? डीडीजी का मतलब होता है डिलीट, डिस्टॉर्ट, जर्नलाइजेशन, डीडीजी। कुछ डिलीट होना, जैसे कि बच्चे को टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने भी पूरा चैप्टर पढ़ा, लेकिन उसको 10% याद है, तो कुछ डिलीट हो गया। बच्चे ने देखा था, पढ़ा था, टीचर ने पढ़ाया था, दिमाग में वो जानकारी होना तो ये चाहिए ना, मेमोरी बॉक्स में वो पूरी जानकारी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई। क्यों? कुछ डिलीट हो गया। इसकी वजह से बच्चा परेशान होगा। कुछ टीचर मुझे पसंद नहीं करते, कुछ टीचर, अब हो सकता है बचपन से लेके स्कूल में जब बच्चा गया था तब से लेके बड़े होने तक कुछ टीचर्स ने बच्चों को रूडली बिहेव किया हो, अच्छे से पसंद ना किया हो, बच्चे से ढंग से बात ना की हो, एंटरटेन अच्छे से ना किया हो, गुस्सा हो गए हो। लेकिन अब क्या हो गया, बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ गई, कुछ टीचर मेरे को पसंद नहीं करते। अब वो कुछ कौन है ये क्लेरिफाई नहीं है, उनका चेहरा याद नहीं। कई बार लोग आपसे बात करते हैं ना, कुछ लोग हैं जिनको मैं अच्छा नहीं लगता। अब उनसे जब पूछा जाता है कौन है वो लोग, हैं कुछ लोग, वो बता क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनके दिमाग में उनका चेहरा ही नहीं है, बस ये बात बैठी हुई है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे को टीचर्स अच्छे नहीं लगते, कुछ टीचर्स की वजह से वो ये डिसाइड नहीं कर पाता, उसका ब्रेन ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा टीचर मेरे को पसंद नहीं करता या कौन सा टीचर मेरे को पसंद करता है। और ये इंफॉर्मेशन के गैप होने की वजह से भी बच्चा धीरे धीरे टीचर से और एजुकेशन से दूर होने लग जाता है। पढ़ता है, याद नहीं रहता, इस वजह से भी पढ़ाई से दूर होने लग जाता है। वो मेरे को समझते ही नहीं। ही में टीचर भी आ सकते हैं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं। तो बच्चा कई बार कोशिश करता है आपको कुछ कहने का, समझाने का, लेकिन जिस तरीके से वो समझा रहा है आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को वैसे कैप्चर नहीं करता, क्योंकि वो भी एक इवेंट है और आपके दिमाग में वो एक अलग तरह से कंसीडर किया जाता है। ठीक है? और इस कंसीडरेशन की वजह से भी एक गैप क्रिएट हो जाता है, और वो क्या नहीं समझ रहे या बच्चा क्या नहीं समझा पा रहा, ये तो मुद्दा रहता ही नहीं। मुद्दा सिर्फ ये हो जाता है कि उसके साथ मेरी बनती नहीं है, उसको मेरी बात समझ में आती नहीं। और इस वजह से भी फैमिली में, परिवार में, स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स के बीच में गैप क्रिएट हो। समथिंग डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट का मतलब देखिए, ये पिक्चर जो आपके सामने आपको नजर आ रही है ये एफिल टावर की है, लेकिन दोस्तों ये एफिल टावर नहीं है, वो सीधा है, ये टेढ़ा है। मतलब घटना जो मेरे को दिख रही है और जो मैं समझ रहा हूं वो बिल्कुल अलग है। कई बार ये होता है, आई थिंक इट मीन्स कि वो ये सोचते होंगे मेरे बारे में, वो ऐसा कहते होंगे मेरे बारे में, वो ऐसा करते होंगे। तो हमारा ब्रेन जो है वो एक अलग मतलब निकालता है। आज उस टीचर ने मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, मतलब वो टीचर मेरे को पसंद नहीं करता, ये कारण हो सकता है। ठीक है? आज बच्चे ने अपना होमवर्क अपने आप नहीं किया, इट मीन्स वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आपने बच्चे को बोला कि ये सामान पूरा लाना है, बच्चा आधा लाया, बच्चा केयरलेस है। तो हम अपना ही एक मतलब निकाल लेते हैं, अपना एक मीनिंग निकाल लेते हैं उस सिचुएशन का, अपनी खुद के लिए एक मीनिंग निकालते हैं और उस मीनिंग को हकीकत मानने लग जाते हैं, जबकि वो हकीकत होता नहीं। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्टोर्शन। कहा कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है। ठीक है? आई कांट, जर्नलाइजेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम। डिलीट और डिस्टोर्ट होने के बाद बच्चों को जर्नलाइजेशन का मतलब होता है बिलीफ। बच्चों का बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत करप्ट हो जाता है। मेरे को मैथ समझ में आएगा ही नहीं, मेरे को तो इतना बड़ा चैप्टर याद होगा ही नहीं, मैं तो एग्जाम्स में टॉप कर ही नहीं सकता। तो इस तरह के वियर्ड बिलीफ जो है वो बच्चे के अंदर बन जाते हैं। कुछ वो बता देता है, कुछ वो नहीं बताता है। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता ये तो। ठीक है? उसके तो होगा ना, ही हैज अ गोल्डन हैंड, मतलब वो तो लकी है, उसको तो गिफ्टेड है, उसके पास तो नेचुरल टैलेंट है, मेरे पास नहीं है, मुझसे नहीं होगा। तो इस तरह की बातें जो हैं वो वहां पे की जाती हैं। वो तो पढ़ना ही नहीं चाहता, हम मान लेते हैं, टीचर्स मान लेते हैं, ये हमारा बिलीव है किसी पर्टिकुलर थर्ड पर्सन के बारे में। तो ये बहुत सिंपल और कॉमन एग्जांपल्स मैंने दिए हैं कि कोई भी जानकारी हम अपनी सेंसेस से कॉन्शियस माइंड में लेके तो जाते हैं,
लेकिन कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक पहुंचने से पहले वो डीडीजी के प्रोसेस से गुजरती है। कुछ उसमें जानकारी डिलीट हो जाती है, कुछ बिगड़ जाती है, अपना ही एक अलग मायना बनने लग जाता है। और तीसरा, इन दोनों की वजह से आदमी का बिलीफ सिस्टम, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खराब हो जाता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, लाइफ में ग्रोथ बिगड़ती है। इन्हीं की वजह से E1 E2 के बराबर नहीं होता। जिस दिन आप ये बात मान लेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या डिलीट हो गया, कहाँ पे क्या बिगड़ गया, क्या मैंने गलत तरीके से ले लिया, ठीक है, और मेरा कहीं मैं तो बिलीफ सिस्टम मेरा करप्ट तो नहीं हो गया, कहीं मुझे तो नहीं लगने लग गया है कि हाँ ये चीज ऐसी है जबकि वो वैसी नहीं है। ये बिल्कुल वो वहम की तरह बात होती है, ठीक है। कई लोगों को वहम होने लग जाता है ना, ये बिल्कुल उस वहम की तरह है। अब डीडीजी के बाद एक नया इवेंट बनता है, और वो इवेंट जो है आपके अंदर एक स्टेट ऑफ माइंड पैदा करता है। ये स्टेट ऑफ माइंड दो तरह का होता है, मानसिक दशा। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, आपने जो देखा, आपने देखा ये लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो आपको इग्नोर कर नहीं रहे थे, बस आप पे फोकस नहीं था उनका, लेकिन आपको ये लगा कि वो मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, और वहां पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड बन गई अनरिसोर्सफुल, क्योंकि डीडीजी हो गया। आपने सिचुएशन को जैसी वो है वैसे तो लिया नहीं, और डीडीजी की वजह से उदासी, हेल्थ इश्यूज, कंफ्यूजन, रिलेशन खराब हो जाना, गुस्सा, लोनलीनेस फील होना, ट्रोमा, फियर, फोबिया, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ यहाँ पे आता है। बैड एकेडमिक्स भी यहीं पे आता है। और अगर मान लो किसी इवेंट के बाद आपकी स्टेट ऑफ माइंड रिसोर्सफुल हो जाती है, आप खुश हैं, हेल्दी हैं, वेल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कंसंट्रेशन अच्छी है, लवली फील करते हैं आप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलेशन अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है। अब ये स्टेट ऑफ माइंड की वजह से ही आप अपनी लाइफ में या बच्चा अपनी लाइफ में या तो रिसोर्सफुल होगा या अनरिसोर्सफुल होगा, ठीक है। अब ये स्टेट ऑफ माइंड किसकी वजह से बनी? डीडीजी की वजह से बनी, E2 की वजह से बनी। E2 बना डीडीजी की वजह से, और डीडीजी क्यों बना? क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे ये समस्याएं ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, और जैसी भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड होगी आपकी डेस्टिनी वैसी ही होगी। मान लो उस इवेंट से आप उदास होके, नाराज होके, गुस्सा होके वहां से आ गए, उस इवेंट में हो सकता है आपको कुछ बहुत बड़ा फायदा मिलना था, वो आपको मिलेगा नहीं। लोग आपको इगोइस्टिक समझेंगे, आपकी परसेप्शन अलग बन जाएगी उनके दिमाग में, जबकि उन्होंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, ये आपको लगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, बट समय का अभाव है। अगली बार बैठेंगे तो दोबारा एक सेशन और करेंगे। स्टेट ऑफ माइंड जैसी बनेगी वैसा ही आप एक्ट करेंगे, जैसा आप एक्ट करेंगे वैसे ही आपकी किस्मत होनी है, उसी के रिस्पेक्टिवली आपकी जो डेस्टिनी है वो डिजाइन होगी, ठीक है।